दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। ये इकोनॉमी चल रहा है 9th क्लास का एनसीईआरटी। तो 9th क्लास में हम 4 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, नहीं 3 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। ये 4th लेसन है और ये लास्ट लेसन है, तो इसको हम कंप्लीट करवाते हैं। तो ये है इकोनॉमी में टोटल चार लेसन है। चौथा लेसन है, ये न्यू एडिशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर हम नए बने हुए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 4 है भारत में खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इसमें अधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर निर्भर करती है। खाद्य सुरक्षा क्या है? जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम है। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकार्यता और गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो और खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा ना हो। खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है? तो समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त होता है, परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ है आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता। अमर सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तदनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुँच सदैव हो। खाद्य एवं कृषि संगठन 1996। इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुँच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परमावश्यक है। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? किसी प्राकृतिक आपदा किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा से प्रभावित किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन जाती है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं जो भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों तथा भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से लोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होती है। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा वह 1943 में बंगाल का अकाल था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे। क्या आपको मालूम है कि बंगाल के अकाल सबसे अधिक कौन प्रभावित हुए? चावल की कीमतों में भारी वृद्धि, खेतिहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए। इस अकाल में सबसे अधिक वही मरे। तो 1938 में उत्पादन इतना था, आयात इतना था, निर्यात इतना था, कुल उपलब्धता इतनी थी। देख लीजिए। कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या चावल कमी से हुआ था। ठीक है। तो राहत केंद्र पर भूखमरी से पीड़ित लोग 1945 में और 1943 के बंगाल के अकाल के दौरान पूर्वी बंगाल के चटगांव जिले में गांव छोड़कर जाता हुआ एक परिवार। हम्म। 30 लाख लोग का मरना कोई आम बात नहीं है अकाल में। तो सुझाए गए कार्य आप कर सकते हैं। भारत में अकाल संबंधी सूचना एकत्र करें। भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा, लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी अकाल जैसी स्थिति व्याप्त है। भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है।
प्राकृतिक आपदाओं में महामारियों के कारण भी खाद्य में भी कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी का विपरीत प्रभाव पड़ा। लोगों के आवागमन पर तथा वस्तुओं तथा सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुई। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। खाद्य असुरक्षित कौन है? यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इसमें सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं। भूमिहीन जो थोड़े बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हैं, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित तथा भिखारी। शहरों क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियत श्रम बाजार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और उनको कितनी कम मजदूरी दी जाती है, वे मात्र जीवित रह सकते हैं। रामू की कहानी। रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियत खेतिहर मजदूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। रामू के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं। वे खेतों में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम करती है। उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करती है। उसकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है। रामू केवल बुआई, पौधारोपण, फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वह वर्ष भर में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। तब वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है। कभी कभी उसे ईंट भट्टे या गाँव में चल रहे निर्माण कार्य में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नगद या कुछ फिर वस्तु रूप में इतना कमा लेता है कि जिससे उसके परिवार के 2 जून की भोजन के लिए ज़रूरी चीज़ें जुटा सके। बहरहाल जब वह वहाँ कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी उसके छोटे बच्चे को भूखे पेट सोना पड़ता है। परिवार को दूध तथा सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिल पाती हैं। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपना बेरोजगारी के 4 महीने में खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित रहता है। तो अहमद की कहानी की बात करें तो अहमद बंगलोर में रिक्शा चलाता है। अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलाया आया। वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाली उसकी प्रतिदिन की आय पर निर्भर है। बहरहाल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है। उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी वो इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं को चीज़ों खरीद कर के पश्चात अपनी आय में कुछ बचा लेता है। अन्य दिनों में मुश्किल में से इतना भी कमा नहीं पाता जिससे वह दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं खरीद सके। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों को पीडीएस कार्ड है। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक जरूरतों के उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूँ, चावल और चीनी मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। वह इन चीज़ों को बाजार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। वह अपना मासिक भंडार विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे लोगों के लिए खुलती है। इस तरह अहमद अपनी इस पर्याप्त आय से बड़े परिवार का किसी तरह पालन पोषण कर रहा है, जहां वह अकेला कमाने वाला सदस्य है। ठीक है। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों या कुछ भूमि या आधार कमजोर होता है या फिर उनकी भूमिका की उत्पादनता में कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र ही असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं। उन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण से सबसे अधिक प्रभावित महिलाएं होती हैं। बहुत गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इसमें जन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त आबादी का वह बड़ा भाग गर्भवती या दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। देश के कुछ क्षेत्रों में जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहाँ हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में ऐसी महिलाओं और बच्चों की संख्या 11 करोड़ लगभग है। गरीबी अधिक है। तो आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं के बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या अनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। वास्तव में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है।
भुखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंध है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात में मौसम में अनियत निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। इस तरह की भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम में अक्षम रहता है। तो भुखमरी के प्रकार मौसमी, दीर्घकालिक और कुल मिलाकर तो 1983 में इतना था और 1993 4 और 0.95 टोटल था। 1999 से 2000 में कितना था देख सकते हैं, शहरी में देखें। स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों के आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई, जो कि 44 और 30 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में है। तो यहाँ पर उत्पादन देख सकते हैं। तो भारत में खाद्य सुरक्षा 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत में 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में अनाज की उपलब्धता और सुनिश्चित हो गई। और इस व्यवस्था के दो घटक हैं, पहला है बफर स्टॉक और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे PTS बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक डेटा दिया है, उत्पादन और उपभोग वर्ष कब ज़्यादा हुआ। तो अभी देखेंगे 2020-21 में ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। तो बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम मतलब FCI के माध्यम से भारत सरकार अधिप्राप्त अनाज, गेहूं, चावल का भंडार और भारतीय खाद्य निगम और अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं, चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम में पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत को घोषणा करता है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसी कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में भारत कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इन कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। ये खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों गाँवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में उन्हें उचित दर वाले दुकानें कहते हैं। चीनी, खाद्य और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रतिमाह इसकी एक अनुबंधित मात्रा मतलब अनाज 5 लीटर मिट्टी का तेल, मतलब अनाज जैसे कि 35 किलो अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलो चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। निर्धनों से भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड और निर्धन रेखा से नीचे के लिए BPL कार्ड और अन्य लोगों के लिए APL कार्ड। ठीक है, आगे यहाँ पर होमवर्क है, आप जाएं इस तरह से पता लगाएं। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल के पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई और हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबों के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य NSSO की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंतक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहले से ही थी लेकिन उसे मजबूत किया गया। एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई। काम के बदले अनाज
FFW 1977 से 78 में प्रारंभ हुआ। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभवों के आधार पर उन कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहे हैं, जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में इनमें स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी हैं, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम हैं। अधिकतर PAP भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबी के आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं। तो सुझाए गए क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। सरकार की ओर से शुरू किए गए खाद्य आधारित कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी एकत्रित करें और ग्रामीण वेतन रोजगार कार्यक्रम, गारंटी योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, दोपहर का भोजन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं आदि अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति की बात करें तो PDS खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में यह प्रणाली सबके लिए और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित की गई। 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर-दराज पिछड़े वर्ग क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। 1997 में सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई। ठीक है, तो ये भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, जिसके तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया। यह पहला मौका था जब निर्धन गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति बनाएगी। इसके अलावा 2000 में 2 विशेष योजनाएं, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। योजनाएं क्रमशः गरीबों से भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ा दिया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का सारांश नीचे तालिका में दिए गए। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और समय के अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुआ। इसने देश के अनाज की अधिशेष से भी कमी वाले क्षेत्र खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भुखमरी की व्यापकता को रोकने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये देख सकते हैं चार्ट है। योजना का काम सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ हुआ था 1992 में और लक्षित समूह सार्वजनिक और निर्गम कीमत क्या है? गेहूँ 2.34 और चावल 2.89 और संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में पिछड़े ब्लॉक के लक्ष्य समूह है और 20 किलोग्राम खाद्यान्न है और गेहूँ जो 2.80 मतलब 80 पैसे और चावल है 3.77 पैसे। और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में शुरू हुआ। निर्धन और गैर निर्धन BPL और APL के लिए 35 किलो खाद्यान्न है। BPL गेहूँ जो है तो 4 और 15 पैसे और चावल है 5 रुपये 65 पैसे और APL के लिए गेहूं है 6 रुपये 10 पैसे और चावल है 8 रुपये 30 पैसे। अंत्योदय अन्न योजना 2002 में शुरू की गई। निर्धनों से में भी सबसे निर्धन के लिए 35 किलोग्राम मुखिया खाद्यान्न महीना, गेहूं जो है 2 रुपये और चावल 3 रुपये। और अन्नपूर्णा योजना 2000 में शुरू किया गया। दीन वरिष्ठ नागरिक के लिए 10 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क है। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 योग्य परिवार है 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह, गेहूँ 2 रुपये, चावल 3 रुपये, अनाज 1 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा। न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्त खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि में योगदान दिया है तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की गई। तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनेक आधारों पर बड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। अनाजों में ठसाठस भरे अन्न भंडारों के बावजूद भुखमरी की घटनाएं शुरू हो गईं। FCI के भंडार अनाज से उभरे हैं। कहीं अनाज सड़ रहा है तो कहीं कुछ अनाजों पर चूहे अनाज खा रहे हैं। नीचे दिए गए आरेख में केंद्रीय पुल में खाद्यान्न का स्टॉक और इसकी मौजा मानदंडों के अंतर को दर्शाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास
विभागों ने गरीबों को गरीबी रेखा से नीचे गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की वह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 अप्रैल से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दी गई। 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवार 2 बार जोड़े गए। इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई। सहायकी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादन को बाजार कीमत की आपूर्ति के लिए किया जाता है। सहायकी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आम कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट। और वर्ष 2014 में एफसीआई के पास गेहूं और चावल का भंडार 65.2 करोड़ टन था, जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। फिर भी यह बफर स्टॉक प्रतिमानों में लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के द्वारा स्थिति में सुधार हुआ और अनाज वितरण से हालत सुधरे। इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है और यह बर्बादी भी है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अतिरिक्त उच्च रखरखाव लागत के लिए जिम्मेदार है। न्यूनतम समर्थित कीमतों को कुछ वर्षों के लिए स्थिर रखने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की ओर डाले गए दबाव का नतीजा है। इसके अलावा चूंकि खरीदारी कुछ समृद्ध क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ सीमा तक पश्चिम बंगाल में मुख्यतः 2 फसल गेहूं चावल तक सीमित है। न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि में विशेषतः खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाज की खेती समाप्त कर धान और गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित किया, जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है। धान की खेती के लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण जल स्तर में गिरावट भी आई है। इससे इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने में खतरा पैदा हो गया है। तो एनएफएसओ ने 558 रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.38 किलोग्राम वर्ष 2004-05 से घटकर 5.98 किलोग्राम वर्ष 2011-12 में हो गया। तो भंडार में खाद्यान्न ले जाते हुए किसान ये बोरे पैक करते हुए। नगरीय भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह चावल की खपत लगभग 4.71 किलोग्राम से घटकर 4.49 मतलब 49 किलोग्राम और 2011-12 में हो गए। प्रति व्यक्ति पीडीएस चावल की खपत 2004-05 से लेकर 2011-12 तक ग्रामीण भारत में दुगनी हुई और नगरीय भारत में 66% बढ़ी। पीडीएस गेहूं की प्रतिमाह प्रति व्यक्ति खपत 2004-05 में ग्रामीण और नगरीय भारत में दोगुनी हो गई। पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खोलना जैसे उपचार करते हैं। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात हो गया है, जो बिक नहीं पाता। यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पाती तो एफसीआई के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। हाल के वर्षों में एक और कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन और गैर निर्धन कार्ड था, जिसमें चावल, गेहूं, चीनी आदि वस्तु का निश्चित कोटा होता था। यह प्रत्येक परिवार को समान निम्न कीमत पर बेचे जाते थे। आज आप जो 3 प्रकार के कार्ड कीमतों की श्रृंखला देखते हैं, पहले यह नहीं था। बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकान में अनाज खरीद सकते थे। हाँ, उनका कोटा निश्चित था। इनमें निम्न आय वर्ग के परिवार शामिल थे। उनकी आय निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार की आय से थोड़ी ही अधिक थी। अब 3 भिन्न कीमत वाले टीपीडीएस की व्यवस्था में निर्धनता रेखा से ऊपर वाले भी परिवार को राशन दुकान पर बहुत कम छूट मिलती है। एपीएल परिवार के लिए कीमत लगभग उतनी ही ऊंची है जितने खुले बाजार में, इसलिए राशन की दुकान से इन चीज़ों को खरीदारी के लिए उनको बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त है। सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। उदाहरणार्थ तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें उनमें करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध तथा दूध उत्पादन में अमूल एक सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। इसमें देश में श्वेत क्रांति ला दी। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के तौर पर अनेक उदाहरण हैं, जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है। इसी तरह महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है। एडीएस
गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धीरे-धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में एडीएस की कोशिश रंग ला रही है। एडीएस अनाज बैंक सरकार कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में रूप में स्वीकृति मिली है। ये सारांश आप पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने सब पढ़ा रखा है। तो ये होमवर्क आपको करना है, तो होमवर्क करके आप टेलीग्राम में कमेंट बॉक्स में करके भेजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। इकोनॉमी यहीं पर ख़त्म होता है।